दोस्तों हमारा पहला सवाल है, कंजागल राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों संबंध साथ रहा। उस चीनी का नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों उस चीनी का नाम था हैन सॉन्ग। क्या था? हैन सॉन्ग। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में कांजांकल राजमहल क्षेत्र में ही चीनी यात्री हैन सॉन्ग पहली बार भारत आया था और यहीं पर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में कब हुआ था? दोस्तों बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में विद्रोह 1797 में हुआ था। इसके साथ अन्य मुंडाओं ने भी विद्रोह किया था, जैसे रामशाही मुंडा एवं ठाकुरदास मुंडा। तो दोस्तों कब किया था इन्होंने विद्रोह? 1797 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू में। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय नीलांबर तथा पीताम्बर शाही ने पलामू में सिपाही विद्रोह किया था। नीलांबर व पीताम्बर शाही भोक्ता आदिवासी थे। इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने झारखंड विषयक समिति गठित की थी कब? दोस्तों 1989 ईस्वी में ही। कब? 1989 में ही राजीव गांधी ने झारखंड विषयक समिति की गठन करी थी। दोस्तों इस समिति के संयोजक थे बी.एस. लाली। समिति में 3 सदस्य विशेषज्ञ थे, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह एवं डॉक्टर के.एन. प्रसाद। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? दोस्तों 1939 ईस्वी में ही वृहत्तर झारखंड की सर्वप्रथम मांग की गई थी। ठीक है, वृहत्तर झारखंड की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? सर्वप्रमुख मांग कब की गई थी? तो 1939 ईस्वी में। वर्ष 1939 में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसी वर्ष इस आंदोलन में जयपाल सिंह ने प्रवेश किया था। इस आंदोलन का केंद्र बिंदु जयपाल सिंह ही थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश में झारखंड का क्या स्थान है? दोस्तों झारखंड का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश में झारखंड का क्या स्थान है? तो 15वां। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम सिंहभूम ही झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 7,224 वर्ग किलोमीटर है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा जिला है गुमला, जिसका कुल क्षेत्रफल है 5,360 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों अगला सवाल है कि दलमा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों दलमा की पहाड़ियां जमशेदपुर में अवस्थित है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की रचना लावा पठार की चट्टानों से हुई है। किस प्रकार की? लावा चट्टानों की प्रकार से हुई है। दोस्तों इसका निर्माण पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। किससे? पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? दोस्तों झारखंड का सबसे गर्म स्थल है जमशेदपुर। दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थल है, ठीक है, कौन है? जमशेदपुर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना मई माह में होता है। यहाँ का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में चमकती मिट्टी वाला जिला है हमारा हजारीबाग। कौन सा है? हजारीबाग में ही चमकती मिट्टी वाला इन्हें जिला कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार की मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता होती है।
चमकती मिट्टी में क्या होता है, जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। इनमें मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस के अंश होते हैं। किस किस के अंश होते हैं दोस्तों? मैग्नीशियम के, फॉस्फेट नाइट्रोजन के एवं ह्यूमस के अंश होते हैं। किस में होते हैं? तो चमकती मिट्टी में। ठीक है। फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग का होता है ये। अगला सवाल कहता है कि खरीफ फसल में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? दोस्तों, खरीफ फसल में धान का सर्वप्रमुख स्थान है। ठीक है। खरीफ फसलों में धान का एक प्रमुख स्थान है। खरीफ फसलों में झारखंड का सर्वप्रथम स्थान है। अन्य प्रमुख खरीफ फसल हैं जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली, गन्ना आदि। लेकिन इन सभी में से सर्वप्रमुख फसल कौन सा है? तो कौन सा सर्वप्रमुख खरीफ फसल है? तो ये है धान। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले में सिंचित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों, झारखंड के पलामू जिले में सिंचित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। सिंचित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक झारखंड के पलामू जिले में है। झारखंड राज्य के कुल कृषि भूमि का 23% भाग सिंचित है। कुल सिंचित भूमि का 3% भाग सतही द्वारा और 41.7% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि देश में कोयला उत्पाद क्षेत्र में झारखंड की भागीदारी कितनी है? दोस्तों, देश में कोयला उत्पाद क्षेत्र में झारखंड की भागीदारी है 49%। कितनी है? 49%। कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। संपूर्ण देश के कोयला उत्पादन का 1/3 उत्पादन झारखंड राज्य से होता है। कितना दोस्तों? 1/3 उत्पादन झारखंड राज्य से होता है संपूर्ण देश में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये हमारे धनबाद जिले में स्थित है। किस जिले में? धनबाद जिले में। दोस्तों, यह जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर स्थित है। दोस्तों, धनबाद जिले में ही है मैथन जल विद्युत केंद्र। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1975 ईस्वी में मैथन स्थापित की गई। यह जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर ही स्थित है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 16। दोस्तों, अगला सवाल है कि दालमा अभयारण्य स्थित नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम एवं हजारीबाग में स्थित ये नहीं है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों ही। दलमा अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1776 ईस्वी में की गई थी। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि जीवन रहते हैं। दोस्तों, दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। किसमें? हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्यजीव अभयारण्य में की गई है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य में। अगला सवाल क्या कहता है कि जुबली पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जुबली पार्क जमशेदपुर में अवस्थित है। यह पार्क टाटा स्टील द्वारा निर्मित है तथा जमशेदपुर न्यायालय परिसर के समीप स्थित है। इस पार्क का निर्माण 1937 में प्रारंभ किया गया था। यह पार्क 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने। दोस्तों, किस मिशन ने? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने ही 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। ठीक है दोस्तों, इस कॉलेज के प्रथम आचार्य थे रे जे एच मर्रे। 1904 में इस कॉलेज को स्नातक स्तर की मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि संत कोलंबस कॉलेज को स्नातक स्तर की मान्यता कब मिली? तो 1904 ईस्वी में रामगढ़ नरेश ने इसे अनुदान प्रदान किया था। किसने दिया था? रामगढ़ नरेश ने अनुदान दिया था इस कॉलेज को। अगला सवाल कहता है कि भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल में मिला था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कौन थे, जयपाल सिंह थे। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जुलाई 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इसी दिन 10 जुलाई 1960 में। यह भारत की प्रमुख शैक्षणिक स्थान है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है। अगला सवाल कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल श्रमिकों की संख्या थी, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दिए गए में से कोई भी नहीं। अगला सवाल कहता है कि साक्षरता जनजातियों में आधुनिक शिक्षा की माप है, इसकी शुरुआत कब हुई? दोस्तों 1845 ईस्वी में जनजातियों के बीच आधुनिक शिक्षा प्रारंभ हुआ। इस काल में छोटा नागपुर में गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरी GEL मिशन से संबंध जर्मन मिशनरियों एमिलो स्कॉच, अगस्त ब्रांट व थ्योडर जैक का आगमन हुआ, जिसने आधुनिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों साक्षरता जनजातियों में आधुनिक शिक्षा की माप है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1845 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि महामाया मंदिर हापामुनि गांव घाघरा थाना गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजघंट राय ने कराया था। ठीक है, गजघंट राय ने ही 1908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। अगला सवाल कहता है कि लोहड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों लोहड़ी जो पर्व है यह सिखों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? सिख के द्वारा। लोहड़ी पर्व सिखों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह पर्व शीतलहरी की ठंडी लहरों को विदाई देने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर पठार के पारसनाथ पर्वत पर किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर में काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। किसकी? काली की मूर्ति। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान में दामोदर एवं वैरा नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है घर बंधु। क्या है? घर बंधु। ठीक है दोस्तों, घर बंधु पत्रिका का संपादन 1880 में हुआ। यह पत्रिका पाक्षिक है। इसका प्रकाशन रांची से होता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि माजवान है। तो दोस्तों माजवान संथालों का दोपहर का भोजन है। क्या दोस्तों? माजवान क्या है? संथालों का एक दोपहर का भोजन है। संथाल लोग चावल से बनने वाले शराब, हड़िया के अलावा महुआ से बनने वाली तेज शराब का उपयोग करते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छऊ। ठीक है, सरहुल, खद्दी, बापरब जनजातियों का पर्व त्योहार है, जबकि छऊ झारखंड का प्रचलित प्रमुख नृत्य है। बापरब संथालों का प्रमुख पर्व है। छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला में प्रमुखता से किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि किस भाषा के लिए ओलोचकी लिपि आविष्कृत की गई है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं संथाली भाषा के लिए ही ओलोचकी लिपि आविष्कृत की गई है। अगला सवाल है कि छऊ नृत्य को किस रियासतों के शासकों ने संरक्षण दिया? तो दोस्तों छऊ नृत्य को सरायकेला रियासतों के शासकों ने संरक्षण दिया। छऊ नृत्य का जन्म स्थान सरायकेला झारखंड ही है। यह नृत्य सरायकेला, मयूरभंज एवं पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दोस्तों रामलीला कहानी संग्रह के लेखक हैं राधा कृष्ण। कौन है? राधा कृष्ण। दोस्तों राधा कृष्ण के निम्नवत कहानी संग्रह है। पहला तो रामलीला है जो 1946 में लिखी गई थी, फिर है सजला जो कि 1951 में लिखी गई, फिर है गल्पिका जो 1956 में लिखी गई, और फिर है गंदे और गोला जो 1975 में लिखी गई। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि रामलीला को भी लिखा है किसने? राधा कृष्ण ने ही। सजला को भी राधा कृष्ण ने लिखा, गल्पिका को भी राधा कृष्ण ने लिखा, और गंदे और गोला को भी राधा कृष्ण ने लिखा।
अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिए यात्रा से बढ़कर कोई दूसरा त्योहार नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ाव। ठीक है, उड़ाव जनजातियों में जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिए यात्रा से बढ़कर कोई दूसरा त्योहार नहीं है। अगला सवाल कहता है कि बरसो पानी गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? बरसो पानी गुफा झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। किस जिले में? हजारीबाग जिले में। इस पर्यटक स्थल की विशेषता यह है कि यहाँ ताली बजाने पर पानी के फुहारे बरसते हैं। ठीक है, बरसो पानी गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि काला सोना की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? काला सोना की नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? दोस्तों काला सोना की नगरी के नाम से अथवा कोयला नगरी झारखंड के धनबाद जिले को कहते हैं। झारखंड के धनबाद में सर्वाधिक कोयले की खानें हैं। कहाँ पर? झारखंड के धनबाद में। देश में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो धनबाद से ही किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? दोस्तों बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था? सुगना मुंडा। ठीक है, और उनकी माता का नाम था कदमी मुंडा। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस महिला की सक्रिय भागीदारी रही थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती की। दोस्तों श्रीमती सरस्वती देवी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य रूप से सक्रिय रही थी। इन्होंने इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अगला सवाल कहता है कि रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों रांची संग्रहालय की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पहाड़ी की मल्लिका के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों पहाड़ी की मल्लिका के नाम से कौन विख्यात है? तो नेतरहाट। दोस्तों नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं अथवा पहाड़ी की मल्लिका उपनाम से उसे जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। अगला सवाल क्या कहता है कि बॉक्साइट उत्पादन में देश का विश्व में स्थान कितना है? ठीक है, कहता है बॉक्साइट उत्पादन में देश का विश्व में कितना स्थान है? दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है चौथा। कितना स्थान है दोस्तों? चौथा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया तथा दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ब्राजील है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि आदिवासी संथाल जाति निपुण नहीं है किस में? दोस्तों तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकारी में आदिवासी संथाली जाति उतनी निपुण नहीं है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। बाकी बात ये किस किस में निपुण है? तो बुनाई में भी है, शिकार में भी है और बर्तन निर्माण में। अगला सवाल कहता है कि मध्यम नगरीकरण के क्षेत्र हैं। दोस्तों मध्यम नगरीकरण के क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूम भी, हजारीबाग भी और रांची भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि कुटीर उद्योग कहते हैं किसे? दोस्तों कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जो श्रमिक की जमीन या गृह आदि में पूर्णकालिक अंशकालिक रूप में चलाया जाता है। इसका संचालन स्वयं या परिवारों के सदस्यों से किया जाता है। इस पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता है। दोस्तों हमारा पहला कथन भी सही हो जाएगा, दूसरा कथन भी सही हो जाएगा और तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल कहता है कि ग्रामीण कुटीर उद्योग का विभाजन किया गया है। दोस्तों ग्रामीण कुटीर उद्योग का विभाजन सहायक ग्रामीण कुटीर उद्योग तथा अन्य कुटीर उद्योग में किया गया है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही, ए एवं बी दोनों ही। सहायक ग्रामीण कुटीर उद्योग में भी और अन्य कुटीर उद्योग में भी ग्रामीण कुटीर उद्योग का विभाजन किया गया है। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार उद्योगों का विकास सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी भी। अगला पहला कृषि सहायक उद्योग भी, वस्त्र उद्योग भी और धातु का काम भी। अगला सवाल क्या कहता है कि मिट्टी का काम, लकड़ी का काम एवं चमड़े का काम के विषय में किसका मत है कि झारखंड में इसका अत्यधिक विकास संभव है? दोस्तों झारखंड के राज्य सरकार, राष्ट्रीय योजना आयोग, एनजीओ आदि का मत है कि यहाँ मिट्टी का काम, लकड़ी का काम एवं चमड़े का काम के अत्यधिक विकास की संभावना है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि कृषि सहायक उद्योग है।
तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। चावल, गेहूं, दाल, अनाज कूटने पीसने का काम, तेल, गुड़, शक्कर, मिठाई, मुरब्बे, अचार, चटनियों का काम, तंबाकू, बीड़ी निर्माण का काम। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि डेयरी मुर्गी पालन एवं शहद उद्योग कैसा उद्योग है? तो दोस्तों डेयरी मुर्गी पालन एवं शहद उद्योग, इन उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसमें दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृषि सहयोग। ठीक है, कृषि सहयोग उद्योग के अंतर्गत इन्हें प्राथमिक क्षेत्रों में रखा जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक मिनट। अगला सवाल है कि यदि कोई रैयत भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तन कर दे तो ऐसी भूमि के लिए जब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा तब तक कि जिस कृषि वर्ष में पहली फसल की कटाई की गई हो उसके अंत के डैश की कालावधि समाप्त न हो चुकी हो। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों। धारा 67 के अनुसार यदि कोई रैयत धारा 64 के उपबंधों के अनुसार भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित कर दे तो ऐसी भूमि के लिए तब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा जब तक जिस कृषि वर्ष में पहली फसल की कटाई की गई हो उसके अंत से 4 वर्षों की कालावधि समाप्त न हो चुकी हो। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि कोई भी काश्तकार उसकी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों द्वारा। ठीक है, किसी डिग्री के द्वारा और उपायुक्त के आदेश के निष्पादन के द्वारा। ये किस धारा में वर्णन है? तो सीएमटी एक्ट की धारा 68 में इसका जिक्र किया हुआ है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति है। विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति है। तो दोस्तों ये जो है इसकी शक्ति जो है ये धारा नंबर 71 देता है। धारा 71 के अनुसार यदि कोई काश्तकार धारा 68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल कर दिया जाए तो वह ऐसी बेदखली की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी काश्तकारी या प्रभाग के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिए जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन पेश कर सकेगा और उपायुक्त यदि उचित समझे तो सरकारी जांच करने के बाद उसे विहित रीति से कब्जे में प्रतिस्थापित कर देगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त को। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि किसी ग्राम या उससे लगे हुए ग्राम के निवासी प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन को भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से। इसका वर्णन किस धारा में है? तो धारा 64 में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर, सीएनटी एक्ट की धारा 64 में। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि उपायुक्त की अनुज्ञा से भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तन हेतु आवेदन का निपटारा होगा। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि यदि कोई रैयत भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तन कर दे तो ऐसी भूमि के लिए जब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा तब तक कि जिस कृषि वर्ष की पहली फसल की कटाई की गई हो उसके अंत के डैश की कालावधि समाप्त न हो चुकी हो। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों। दोस्तों धारा 67 के अनुसार यदि कोई रैयत धारा 64 के उपबंधों के अनुसार भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित कर दे तो ऐसी भूमि के लिए तब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा जब तक कि जिस कृषि वर्ष में पहली फसल की कटाई की गई हो और उसके अंत से 4 वर्षों की कालावधि समाप्त न हो चुकी हो। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केंद्रों के लिए भूमि सेट कितने वर्षों के लिए लीज पर आवंटित किए जाएंगे? तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के औद्योगिकरण में झारखंड औद्योगिक आधारभूत कॉरपोरेशन, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JIIDCO की स्थापना झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत की गई थी। तो दोस्तों झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास कॉरपोरेशन JIIDCO एक नोडल एजेंसी है, सभी प्रकार के औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र से पोषित जैसे झारक्राफ्ट और अन्य संस्थान है। यह उद्योगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा कि सभी प्रकार के औद्योगिक संरचना का विकास करना है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, फिर क्या कहता है? यह उद्योग को तकनीकी सहायता में उपलब्ध करता है।
ठीक है। फिर कहता है कि निवेशक समाधान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कहा गया है कि निवेशक समाधान के रूप में कार्य करता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारण किया गया है? तो दोस्तों कितने परसेंट? 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य है न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, फिर समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, पुनर्वास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। तो दोस्तों लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना, ये हमारा कथन सही नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के दौरान ऐसे प्रत्येक एकल परिवार के लिए वास्तविक आवासीय भूमि की सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डेसिमल या शहरी क्षेत्रों में कितना डेसिमल आवास के लिए बिना किसी लागत के आवंटित की जाएगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 5 डेसिमल। ठीक है दोस्तों, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के दौरान ऐसे प्रत्येक एकल परिवार के लिए वास्तविक आवासीय भूमि की सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डेसिमल और शहरी क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवास के लिए बिना किसी लागत के आवंटित की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी की योग्यता की शर्तें इनमें से कौन सी सही नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 साल की उम्र तक 8 बार वित्तीय सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही गलत है, 6 बार वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है, पहले बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, कक्षा 1 में दाखिले पर 5,000 रुपये, कक्षा 5वीं के दाखिले पर 5,000 रुपये, कक्षा 8वीं के दाखिले पर 5,000 रुपये, कक्षा 10वीं के दाखिले पर 5,000 रुपये और कक्षा 12वीं के दाखिले में 5,000 रुपये और 18 साल की आयु पूरे होने पर 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत पेंशन उन्हीं पत्रकार को मिलेगी जो राज्य में डैश के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या 58 या 60 साल के बाद किसी संस्थान में सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत पेंशन उन्हीं पत्रकारों को मिलेगी जो राज्य में 1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। कब? 1 जनवरी 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और 58 या 60 साल के बाद संस्थान में सेवानिवृत्त हुए हैं। साथ ही वे लगातार 20 वर्षों तक झारखंड में पत्रकारिता की हो और उन्हें सूचना जनसंपर्क विभाग से अधिमान्यता प्राप्त हुई हो। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिले से। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह कर दी गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये। अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहली बात कि गांव पंचायत का प्रमुख महतो होता है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि महतो का पद वंशानुगत होता है, ये भी सही है। यह ज्येष्ठता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही कथन हमारे सही हैं। अगला सवाल कहता है मुंडा शासन व्यवस्था में संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई लड़की पिता के घर में अविवाहित रहती है तो उसे भरण पोषण के लिए जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे गांव का प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा लगान लेने का अधिकार है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांझी। अगला सवाल क्या कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मंदिरों के रखरखाव के लिए निम्न में से किस प्रकार की भूमि दी जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही। ब्रह्मोत्तर भी दिया जाता है, देवोत्तर भी दिया जाता है और वृत्त भी। अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव पंचायत के प्रमुख महत्व विवादों का निपटारा करने के लिए किसके द्वारा बैठकी करने के लिए गांव वालों को सूचित करता है?
दोस्तों ग्राम पंचायत के प्रमुख महत्वपूर्ण विवादों का निपटारा करने के लिए मांझी बैठक करने के लिए गांव वालों को सूचित करता है। कौन करता है? मांझी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मांझी। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुंडा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की मालगुजारी मानकीय तहसीलदार के माध्यम से वसूलता है। तो दोस्तों ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की मालगुजारी मुंडा वसूलता है और कर्मचारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में क्या करता है? जमा करता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है झारखंड की स्थानीयता नीति कब लागू की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2016 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि समय एवं सुरक्षित तरीकों से खाद्यान्न पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल सही। सतर्कता समिति का गठन किया जा रहा है, ये भी सही है। राशन के ट्रक दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था एवं पंचायत प्रतिनिधियों को पूर्व सूचना देना। तो दोस्तों ये भी कथन सही। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल कहता है कि हैंस स्वांग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दामिनी कोह शब्द का प्रयोग किया है। अगला सवाल कहता है कि रांची का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों रांची का पुराना नाम है किसुनपुर। क्या है? किसुनपुर। ठीक है, रांची का पुराना नाम किसुनपुर था। पहले इसका नाम विल्किंसन प्रशासक के साथ जोड़कर विल्किंसनगंज रखा गया था, जो टूटते टूटते किसुनपुर हुआ गया था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है असुर। अगला सवाल कहता है कि कौन सी जनजाति ने कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर ने। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला सवाल कहता है कि जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची को। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अगला सवाल कहता है कि देश के किस भाग में झारखंड स्थित है? तो दोस्तों देश के किस भाग में झारखंड स्थित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्व। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस जनजाति में प्रारंभ से ही गणतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा में। अगला सवाल कहता है किसे राज्य का निम्न सदन कहते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा को। ठीक है, राज्य का निम्न सदन विधानसभा को कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं। और उच्च सदन स्थायी होता है और कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि निम्न सदन में प्रत्येक 5 वर्षों में एक आम चुनाव होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनती है। उच्च सदन में वरिष्ठ नेताओं को चुना जाता है जो किसी भी क्षेत्र में परंपरागत हो। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड का प्रमुख औद्योगिक शहर नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम कोई औद्योगिक शहर नहीं है, सिर्फ वहाँ अयस्क जैसे यूरेनियम इत्यादि पाया जाता है। जबकि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद बड़ी औद्योगिक नगरी है। जमशेदपुर टाटा कंपनी का गढ़ है, बोकारो एक स्टील प्लांट है। अगला सवाल है कि देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है? ठीक है, कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करगली, बोकारो में। कहाँ पर? करगली, बोकारो में। अगला सवाल कहता है कि देश का प्रथम कोल वासरी कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटो रामगढ़ में। अगला सवाल कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कहता है कि संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो है ये क्या है? मरांग बुरु है। ठीक है, फिर कहता है कि संथालों के गृह देवता को न्यायके कहा जाता है। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि संथालों में केवल शव जलाने की प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही इनमें से सही है।
संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो है ये मरांग बुड़ू है, जो सत्य है। शेष तीनों ऑप्शन ही गलत है। संथालों के गृह देवता को हम ओणांक बोगा कहते हैं, जबकि नायके संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। संथालों में केवल शव जलाने की प्रथा प्रचलित है, ये असत्य है। संथाल में शव जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ाव। ठीक है, उड़ाव जनजाति झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है संथाल और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड। अगला सवाल कहता है कि आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप किस जनजाति में पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उड़ाव। ठीक है, जवाब हो जाएगा उड़ाव। अगला सवाल कहता है कि उड़ाव जनजाति में प्रचलित युवागिरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घूमकुड़िया। क्या कहते हैं दोस्तों? घूमकुड़िया। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमिया। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया है। गोमिया का विस्फोटक कारखाना पहाड़ों और अंडरग्राउंड माइंस को ब्लास्ट करने में यूज होता है। अवरक को निकालने में भी विस्फोट होता है। लोहे की खान और चूना पत्थर के पहाड़ को ब्लास्ट करने में भी विस्फोट का यूज होता है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो में। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर है, जो कि बोकारो में है। ये पर्यटन हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, पुराने कानूनों का समावेश कर नई व्यवस्था की गई है। बुहरी भूमि व्यवस्था की तरह मुंडारी कुटकट्टी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई है। यह कानून मूल रूप से खूंटी जिला में अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जुलाई 1930 में गिरिडीह की किस महिला को गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा देवी को। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में खुदाई के दौरान किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पुरातन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल कहता है किस नागवंशी शासक ने घाघरा में हापा मुनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवदास कर्ण। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद सिंह। अगला सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का मुख्य सहायक उपायुक्त कौन था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सिम्पसन।